लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम ली युन है और वो एक आर्मी ऑफिसर है। जिस दिन भूकंप आया था उस दिन वो और उसके साथ के कुछ ऑफिसर्स जिंदा बच गए थे। उन्होंने कई महीनों तक बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उन सभी के रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना ढूंढना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें आखिरकार ऐसी जगह मिल ही गई जहां पर पीने के लिए पानी बचा हुआ था। उन्हें रहने के लिए एक बिल्डिंग भी मिल गई और पूरे शहर में वही इकलौती बिल्डिंग थी जो इतने बड़े भूकंप के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी थी। हम लोगों ने मिलकर उस जगह को रहने लायक बनाया। वो सभी धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक दिन वहां एक आदमी आया। पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर यांग जीसू था, जिसने पता नहीं कैसे पर इस अर्थक्वेक को सरवाइव कर लिया। ली कहती है कि वो आदमी एक डॉक्टर था और हमें एक डॉक्टर की बहुत जरूरत थी, इसलिए हमने उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। जीसू शुरुआत में तो सबसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन उसके आने के बाद बच्चे अचानक से गायब होने लगे। मुझे जब उस पर शक हुआ तो एक दिन मैं उसके पास गई और उससे उन गायब हुए बच्चों के बारे में पूछा। तब मुझे पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग ने अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो कोई आम दवाई नहीं थी। उस इंजेक्शन की वजह से वो उस बिल्डिंग में महीनों तक फंसा रहने के बाद भी जिंदा बच गया। वो ली को बताता है कि उसकी ये दवाई इंसानों का भविष्य है, लेकिन ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी सैम नाम का एक ऑफिसर डॉक्टर यांग की मेडिसिन का नमूना दिखाने के लिए दूसरे ऑफिसर को उसकी आंखों के सामने गोली मार देता है। लगा जैसे वो मर गया, लेकिन गोली लगने के कुछ ही सेकंड बाद ही वो फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। सभी मिलकर ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर यांग उनके लिए भगवान से कम नहीं, लेकिन ली को सिर्फ उन बच्चों की परवाह थी जो डॉक्टर के आने के बाद गायब हो गए थे। वो समझ गई थी कि उसकी इस दवाई की कीमत कहीं ना कहीं उन बच्चों को चुकानी पड़ रही थी। वो इसके बारे में सभी को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर सैम उसे शूट कर देता है, जिसके बाद ली को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। उस दिन से वो उन लोगों से भाग ही रही है और अब तो उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो गया है। डेनियल समझ गया था कि हाना की जान खतरे में है और अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और उसके साथ आए हुए बाकी लोगों का स्वागत किया जाता है। डॉक्टर यांग उन्हें बताता है कि उसके पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ पर वो सभी सुरक्षित हैं। यहाँ पर उनकी परमिशन के बिना ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। उन सभी को पीने के लिए साफ पानी की एक बोतल दी गई, जिसे पाकर सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन हाना अभी भी अपनी दादी के बारे में सोच रही थी, जो उसे बताती है कि वो अभी भी हेल्थ सेंटर में है और उन्हें यहाँ पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। बेचारी हाना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी दादी मर चुकी है और ये सब उसे झूठ बोल रहे थे। जल्द ही बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। बच्चों के माता पिता उनसे पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रह सकते, जिस पर चोई उन्हें कहती है कि ये यहाँ के नियम हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना पड़ता है। इन लोगों ने बच्चों के लिए एक एग्जाम सिस्टम भी बना रखा था। जिस बच्चे के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आते थे उसके पेरेंट्स को मुफ्त खाना मिलता था और बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा पानी दिया जाता था। उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसे बना दिया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचना ही छोड़ दें और उनकी सारी सोच सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राशन इकट्ठा करने में लग जाए। हम देखते हैं कि उनके पास सच में पीने के लिए बहुत सारा